हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आपका एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 15 एलिमेंट्स और साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकली वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सबसे पहले तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऐसे हाइपोथेटिकल चार्ज अगर वो कोवलेंट कंपाउंड एज आ आयनिक कंपाउंड बिहेव कर रहा होता तो उस पर क्या चार्ज होता। तो ठीक है, तो देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन सी शो करते हैं? -3, +3 एंड +5। और देखो टेंडेंसी टू एक्सिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट घटती जाती है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं क्योंकि मेटलिक करेक्टर बढ़ता जाता है, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे घटती है। इसका रीज़न क्या है कि ऊपर जैसे ऊपर से नीचे आते हैं हैवियर एलिमेंट के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट आने लग जाता है, जिसकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है हैवियर एलिमेंट में। इवन बिस्मथ सिर्फ एक ही एलिमेंट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, वो कौन सा है? बिस्मथ F5, BiF5। ठीक है, और हाँ, नाइट्रोजन जब भी एसिडिक सॉल्यूशन में या एसिडिक फॉर्म में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर भी हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। तो देखो इधर HNO3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रेक हो जाता है HNO3 प्लस में 2NO में H2O। इधर HNO2 किस फॉर्म में चला गया? +2 में। इधर किस फॉर्म में चला गया? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी कि एक ही नाइट्रोजन रिड्यूस भी हो रहा है, एक ही नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन जो है ना अपने ग्रुप 15 एलिमेंट के बाकी साथियों से अलग थोड़ी प्रॉपर्टी शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसका रीज़न क्या है? नाइट्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, साथ साथ इस पर डी ऑर्बिटल नहीं होते। बाकी सब पे डी ऑर्बिटल मिलेंगे बट इस पर नहीं होते। इन सब 3-4 चीज़ों की वजह से नाइट्रोजन सबसे अलग बिहेवियर शो करता है अपने बाकी साथियों से अलग। तो नाइट्रोजन शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हेन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है ना वो मैक्सिमम सिर्फ 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, यानी कि वो मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो कर सकता है। हालांकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो कर सकता है बट वो मैक्सिमम बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है? 4। रीज़न क्या है? क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है तो कैसे ही वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, है ना। एक एस ऑर्बिटल का और 3 पी ऑर्बिटल का यूज़ करके वो टोटल 4 बॉन्ड बना लेता है, पर उससे ज़्यादा नहीं बना पाता क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, एस नाइट्रोजन डजेंट हैव डी ऑर्बिटल सो इट कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी अप टू 4, ब्रैकेट में कैन फॉर्म मैक्सिमम अप टू 4 बॉन्ड्स वाइल अदर कैन फॉर्म अप टू 6 बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, तो इनकी ना एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, बट बाकी ग्रुप 15 एलिमेंट नहीं फॉर्म कर पाते। पी पाई बॉन्ड बच्चों क्या होता है? यानी कि अपने पी ऑर्बिटल का यूज़ करके वो पाई बॉन्ड का फॉर्म कर लेता है। तुम्हें मालूम हो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में रहता है, जिसके अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है, 2 होते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसकी वजह से बनते हैं? पी ऑर्बिटल का यूज़ करके। ठीक है, तो नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बट बाकी नहीं कर सकते। बाकी पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं को फॉर्म कर सकते? क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता जाता है, तो क्या होता है पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, यानी कि उनकी ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसलिए वो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। बट हाँ, जो बाकी एलिमेंट होते हैं ग्रुप 15 के, पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल का यूज़ करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट पी ऑर्बिटल और दूसरा एलिमेंट डी ऑर्बिटल का यूज़ करके पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। बट हाँ, वो बाकी ग्रुप 15 के एलिमेंट पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में बाय फॉर्मिंग ट्रिपल। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है इन एलिमेंट में आपस में, वो टॉप टू बॉटम घटती जाती है। इसका रीज़न क्या है? कि ऐसे ऐसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, तो उनका जो ओवरलैपिंग होगी इतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं घटती जाती है। बट हाँ, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस से। इसका रीज़न क्या है? कि नाइट्रोजन के एलिमेंट बड़े छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे लोन पेयर होते हैं, रिपेल करते हैं, इस वजह से सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। जबकि जो फॉस्फोरस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से जो उनके लोन पेयर के बीच में इतनी रिपल्शन नहीं होती, तो इस वजह से फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस ज़्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से। इसी बात को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बट पीपी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एन बॉन्ड। इट इज़ ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड ग्रेटर रिपल्शन ऑफ इट्स लोन पेयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो केमिकल रिएक्शन किस तरह से करते हैं। हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे जब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे जब क्या होगा।
हेलोजन के साथ मिलाएंगे जब क्या होगा। ठीक है, आज हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की रिएक्शन विद हाइड्रोजन की। जब भी हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो जब भी हम ग्रुप 15 एलिमेंट को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, वो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ट्राई हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। क्योंकि देखो ग्रुप 15 एलिमेंट के जो वैलेंस पी ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो जनरली ग्रुप 15 के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड बना देते हैं। मान लो हमने ग्रुप 15 एलिमेंट को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया, क्या फॉर्म होता है ES3 ट्राई हाइड्राइड। हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, ट्राई हाइड्राइड मतलब जैसे NH3 फॉर्म कर लेते हैं, PS3 ASH3 SbH3 BiH3, यानी कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3 बॉन्ड बना लेते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और ये जो ट्राई हाइड्राइड है इनकी शेप क्या होती है, पिरामिडल, यानी कि पिरामिड जैसे दिखते हैं ये। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है, कि टॉप टू बॉटम अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो बढ़ता जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं वन रोल एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, वन रोल इंट्रैक्शन बढ़ती हैं, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बढ़ता जाता है। बट NH3 अमोनिया का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट NH3 अमोनिया का सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीज़न क्या है कि NH3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ये छोटे साइज की वजह से, इसके पास लोन पेयर की वजह से, बट बाकी के एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, इसकी वजह से NH3 जो है सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट बाकी सबका नहीं होता। बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाते, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट NH3 का सबसे ज़्यादा होता है। फिर उससे कम SbH3 का, फिर उससे कम ASH3 का, फिर उससे कम PH3 का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। इसका रीज़न क्या है कि वही वन रोल इंट्रैक्शन वगैरह बढ़ते जाते हैं। बट जो NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक और फॉस्फोरस से ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होती है, इस वजह से NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आर्सेनिक हाइड्राइड और फॉस्फोरस हाइड्राइड से ज़्यादा होता है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है, PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन BiH3। रीज़न वही वन रोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात कर लेते हैं सोल्यूबिलिटी की। जो अमोनिया है वो सिर्फ पानी के अंदर सोल्यूबल हो पाता है, बट बाकी अदर जो ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड है वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाता। रीज़न वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी के साथ NH3 बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, तो इसलिए सोल्यूबल हो पाता है, बट बाकी सोल्यूबल नहीं हो पाते क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। अब बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, कि ऐसे ऐसे टॉप टू बॉटम जाते हैं इन हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाती है। घटने का रीज़न क्या है, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है ना, तो हाइड्रोजन जो चिपके होते हैं वो अच्छे एक्सटेंट में नहीं चिपके होते, यानी कि उनका बॉन्ड वीकर होता जाता है। तो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाती है। बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर की। तो देखो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, यानी कि सामने वाले को हाइड्रोजन देना। ठीक है, रिड्यूसिंग करेक्टर यानी कि सामने वाले को हाइड्रोजन देना। जो सामने वाले को हाइड्रोजन जितने बढ़िया तरीके से दे देगा उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ज़्यादा ही होगा। अब टॉप टू बॉटम देखो थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, यानी कि वो जो एलिमेंट है, जो भी आर्सेनिक या बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीकर होता जाता है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। अब वो बॉन्ड वीकर होता जा रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, तो हाइड्रोजन को देना उतना ईजी होगा। तो इस वजह से करेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम। इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज ड्यू टू इंक्रीज द साइज, थर्मल स्टेबिलिटी इज हैंस ईजी टू रिलीज डोनेट हाइड्रोजन, हैंस ग्रेटर द रिड्यूसिंग नेचर। तो टॉप टू बॉटम तुम्हारा हाइड्राइड का रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिक नेचर की, यानी कि बेसिक करेक्टर की। जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं, जितने भी ग्रुप 15 के हाइड्राइड होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर होने का रीज़न क्या है कि वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो जनरली लुईस बेस होते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं, और टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर घटता जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है तो लोन पेयर को डोनेट करना डिफ़िकल्ट हो पाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। इसका रीज़न क्या है कि लोन पेयर डोनेट कर पाना डिफ़िकल्ट हो पाता है। रीज़न क्या, मान लो बहुत बड़ा एलिमेंट होगा, उस पर छोटा सा लोन पेयर है, तो उसे डोनेट करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, इस वजह से। अब एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ता है, बट NH3 का सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन NH3। बॉइलिंग पॉइंट NH3 का आर्सेनिक और फॉस्फोरस से ज़्यादा होता है। रीज़न क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन BiH3। सोल्यूबिलिटी NH3 बस पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, बाकी नहीं हो पाते। रीज़न वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती जाती है। इसका रीज़न क्या है,
इसका रीज़न ये है कि वो हाइड्रोजन और एलिमेंट का बॉन्ड वीक होता जाता है जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता था। NH3 की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SbH3, उससे कम BiH3। रिड्यूसिंग नेचर, ऊपर से नीचे आते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी घटती रहती है, हाइड्रोजन को डोनेट कर पाना ईजी होता है, तो टॉप टू बॉटम तुम्हारा अपना रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है। ठीक है, NH3 सबसे कम, उससे ज़्यादा PH3, उससे ज़्यादा ASH3, उससे ज़्यादा SbH3, उससे ज़्यादा BiH3। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेसिक नेचर का। तो टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर घटता जाता है, सबसे कम होता है BiH3, उससे ज़्यादा SbH3, उससे ज़्यादा ASH3, उससे ज़्यादा PH3, उससे ज़्यादा NH3। तो ये था समरी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कैसा भी डाउट होता है आप लोग पूछ लेना। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, थोड़ी इनकी और केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।